सो लीनियर मोमेंटम क्या बोला हमने? लीनियर मोमेंटम से हम क्या समझे कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स के इफेक्ट को दो फैक्टर्स मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट से एक्सप्रेस कर सके, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। जनरली लीनियर मोमेंटम को सिर्फ जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी होती है उसके थ्रू समझा दिया जाता है। हम अगर यहाँ पे ढंग से समझे तो हमने देखा कि जो लीनियर मोमेंटम है वो मास पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना लीनियर मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू आ जाता है एक तरह से mv। आप ऐसे भी बोल सकते हो समझने के हिसाब से, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। ठीक है, तो कांस्टेंट आया k की वैल्यू मान ली हमने, ऐसा यूनिट के अंदर जब निकलेगी तो 1 आ जाएगी, ऐसा यूनिट के अंदर तो ये आ जाता है P इज इक्वल टू mv। तो बेसिकली ये चीजें ना बता करके, ऐसा कुछ भी ना बता करके, केवल बुक में डेफिनेशन ये लिखी होती है, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं। तो इसको वर्डिंग में भी बस यही बोल दिया जाता है कि ये लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। डन मेरे हिसाब से। लेकिन आपको प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के अंदर। So linear momentum is that physical quantity which will give us the combined effect of mass and velocity to express the effect of the force experienced by a person. Such physical quantity is called linear momentum, and mathematically it is given by the product of the mass and the velocity of the object. More the mass, more the linear momentum, more the velocity, more the linear momentum. ठीक है, क्लियरली अगर यहाँ पर दो तीन इसके कुछ पॉइंट लिखे तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? The linear momentum is a vector quantity, is a vector quantity. सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? SI यूनिट देख लेते हैं इसकी। SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, तो कैसे निकालते हैं यूनिट? जो भी फॉर्मूले में चीजें आई होती है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन द गिवन फॉर्मूला, उनके आप यूनिट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इट विल गिव यू द मेन यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो P की यूनिट निकालनी है तो ये मास इनटू वेलोसिटी से बना है। मास की यूनिट होती है kg SI यूनिट, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। सो SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। अगर CGS यूनिट की बात कर ली जाए यहीं पर, CGS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, CGS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है साहब? CGS यूनिट का मतलब होता है ना, 9th ग्रेड वाले ढंग से समझ सकते हैं इसको, उनको क्योंकि पता नहीं होता। तो C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट फॉलोज द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल वो जो वर्ल्ड वाइड हमेशा हर चीज एक्सेप्टेबल है। जैसे इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, हर जगह पे यूज की जाएगी। आप हिंदी बोलेंगे सब जगह नहीं समझ में आएगी, ठीक है, लेकिन इंग्लिश आप कहीं पे भी जाकर के बोलेंगे सबको वो ग्लोबल लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। ऐसा यूनिट इसी तरह से, ऐसा यूनिट फॉलोज द MKS सिस्टम। MKS का मतलब M बोले तो मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, K को किलोग्राम में मेजर करेंगे, S को सेकंड में मेजर करेंगे। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड विल बी एक्सेप्टेबल ईच एंड एवरीवेयर, मींस ग्लोबली। तो ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। CGS जिसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, G को ग्राम में, और टाइम को मतलब मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो यहाँ क्या बन जाएगी? kg की जगह यहाँ पे मास को अगर देखूं तो ग्राम में लिखना है तो ग्राम, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करना है? मीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या यूनिट बन गई? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दिस इज द CGS यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज जो ग्रेड 11 वालों को सीखनी चाहिए वो क्या होती है? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं पर बता रहा हूं, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब 9th वालों के लिए नहीं होता है ये वाला, ठीक है। 9th में नहीं पढ़ते हैं ये चीजें, 11th के अंदर ही पढ़ते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला MLT के अंदर इन चीजों को रिप्रेजेंट करना। तो इसके अंदर कैसे करेंगे? MLT बोले तो मास, लेंथ और टाइम, इनको पावर्स के फॉर्म में लिखना कि कोई सी भी चीज कितनी टाइम्स रिपीट हुई है। जैसे
सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड के लिए इसका डायमेंशन होता है टी, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए मीटर क्यूब कहीं लिखा है तो मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को और इसकी पावर है 3 तो L3। जिस तरीके से लिखा होता है वही डायमेंशन फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हो वो भी देखें, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हो वो भी देखें, 9th वालों के लिए नहीं है, केवल 11th वालों के लिए ये होता है। तो यहाँ पर कैसे लिखूंगा, मास, ये देखिए m क्या है, मास, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल M, कैपिटल M। मास कितनी टाइम्स आया हुआ है यहाँ पर, kg1 केवल 1 टाइम तो m1 इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर, मीटर केवल एक बार है, अपॉन सेकंड, सेकंड भी एक बार है, t1। ये क्या बन गया, m1 l1 t minus 1। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, m1 l1 t minus 1। ठीक, ठीक है साहब, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। अब होगा क्या, ये क्यों पढ़ाया गया है, क्योंकि अभी हम जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसके अंदर एक जगह पे आएगा उसके स्टेटमेंट में लीनियर मोमेंटम एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इसके चेंज इन लीनियर मोमेंटम को भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले मैं एक दो छोटे छोटे से एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मान लीजिए ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम। इनिशियली इसको p1 या p इनिशियल बोल दूं, p i बोले तो इनिशियल, तो क्या बोलोगे, मास इनटू इट्स वेलोसिटी mu, ये mu हो गया। ठीक है, मान लीजिए कुछ देर बाद इसके ऊपर कोई फोर्स लगा, जो भी था, उसके कारण कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, पता नहीं, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ गया और ये वेलोसिटी हो चुकी है v। अगर फोर्स लगाया होगा तो स्पीड इंक्रीज हो चुकी होगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी होगी, और उसको केवल धक्का देके छोड़ दिया तो स्पीड डिक्रीज हुई होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी। दोनों ही सिचुएशन में इनिशियल वैल्यू से फाइनल वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, इसलिए इसको हमने v बोल दिया। तो इस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं p2 या pf बोल दूं तो ये क्या लिखी जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी। तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सिचुएशंस पर लीनियर मोमेंटम की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन बोथ फैक्टर, मास एज वेल एज वेलोसिटी। यहां मास सेम था लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ गया तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो गया। तो जब भी या तो सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आ जाए, या सिर्फ मास में चेंज आ जाए, या दोनों में चेंज आ जाए, तो हम बोलते हैं कि क्या, लीनियर मोमेंटम विल बी चेंज। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो अब ध्यान से देखना, ये जो वर्डिंग होती है इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। चेंज इन के लिए वर्डिंग यूज करते हैं डेल्टा, ये इसका सिंबल है, इसको रीड क्या करना है, DELTA, डेल्टा। ठीक है, चेंज का सिंबल डेल्टा और लीनियर मोमेंटम का सिंबल तो P है ही, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, डेल्टा P। और इसको निकालेंगे कैसे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो इसको यहां क्या लिखा जाएगा, mv माइनस mu। दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो मास अगर कॉमन दिख रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v माइनस u। अरे ये तो एक और चीज बन गई, ध्यान से देखो तो, ये देखो, ये है फाइनल वेलोसिटी, v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी vi, तो vf माइनस vi, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे फाइनल माइनस इनिशियल चेंज को बता रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किस चीज के चेंज को बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा पी को कैसे भी लिखा जा सकता है, मास तो मास, ये v माइनस यू क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी। तो m डेल्टा v, दिस इज हाउ वी राइट चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर मास कांस्टेंट है तो। कुछ लोग पूछेंगे तो क्या सर ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है जिसके अंदर मास कांस्टेंट ना हो। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमेशा हमको तो ऐसा ही लगेगा कि भाई मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, हमेशा चेंज इसमें आ सकता है क्या, कि नहीं, ऐसी भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर मास कांस्टेंट नहीं रहता और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहती, बहुत सी बार होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएं, ठीक है, राइस से भरा हुआ या गेहूं से भरा हुआ एक ट्रक है, ठीक है, वो चले जा रहा है साहब, है ना, चले जा रहा है। अब इसके अंदर मान लीजिए राइस वगैरह
कंप्लीटली लेकर के जा रहा है। अब इसके कहीं से गेहूं की बोरियां या राइस के जो कट्टे वगैरह है इनमें छेद हो गया तो क्या होगा, कंटिन्यूएशन के अंदर ये चलता जाएगा और ये खुला हुआ है तो ये इधर राइस वगैरह गिरते जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं इनिशियली पहले कंबाइंड मास 1000 kg था समझने के लिए, तो राइस जैसे जैसे गिरते जा रहे हो इसने कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रेवल कर लिया और उसके अंदर उसके लगभग 8-10 कट्टे खाली हो चुके हो मान लीजिए, तो क्या होगा, इसका मास 1000 से हो सकता है अब 800 kg ही रह जाए, तो मास में चेंज आ गया। तो मास में चेंज आ गया और मान लीजिए अगर ये खाली रोड था, बस ये खाली रोड पे चला जा रहा था, यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, ये अगर समझने के लिए बोलेंगे 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 30 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, तो इस टाइम पे वेलोसिटी इसकी u थी तो u ही रही लेकिन मास चेंज हो गया, तो इस टाइम पे हम लिखते m1u और m2u। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये होता इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ये होता फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से, तो इसको क्या लिखता मैं m2u माइनस m1u, u कॉमन होता इसमें m2 माइनस m1 और ये तो फाइनल माइनस इनिशियल है तो u डेल्टा m लिखता है इसको मैं, यानी कि वेलोसिटी इनटू चेंज इन मास। तो ये वो कंडीशन है जहां पर मैंने ये सिचुएशन समझाई कि वेलोसिटी कांस्टेंट मान ली, मास में चेंज मान लिया, और यही एग्जांपल दोनों में चेंज का भी आ सकता है। सडनली ब्रेक लगा दिए, स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो फिर दोनों ही चीजें चेंज हो रही होती, तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर शुरू में m1 u1 होता और बाद में m1 v1 मान लूं और बाद में इसका मास कम हो चुका है और वेलोसिटी भी चेंज हो चुकी है तो m2 v2, तो इसको क्या लिखता m2 v2 माइनस m1 v1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंजिंग। तो कैसी सिचुएशन, बैलून है, बैलून के अंदर हमने फूंक मार करके हवा भर दी, हवा का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, मास वॉल्यूम वगैरह सब कुछ होता है। 9th grade चैप्टर नंबर 1 है ना, व्हाट इज मैटर, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सर्टेन स्पेस एंड हैविंग सर्टेन मास। और एयर का एग्जांपल हमने यही बताया ही था कि एयर का भी कुछ मास होता है, क्या होता है। अब खाली बैलून को वेट मशीन पर मेजर कर लो, फूंक मारने के बाद फुलाने के बाद उसको मेजर करो, दोनों के अंदर उसका वेट चेंज हो चुका होगा, तो भाई मास में डिफरेंट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेट में डिफरेंस क्यों आया, एयर के कारण, यानी कि एयर पजेसेस सर्टेन मास। तो एयर का भी कुछ ना कुछ मास होता है, तो मैंने यहाँ पे फूंक मार के इसके अंदर भर दिया तो इसका कुछ मास भी है, और भी मैंने रोक रखा है इसको, तो यानी कि इसकी लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना है, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, मैंने पकड़ा हुआ है। जैसे मैं छोड़ूंगा, आप सोचो, माइंड में विजुअलाइज करो, फूंक मार करके मैंने उस बैलून को पकड़ रखा है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, मास तो है, वेलोसिटी 0 है। जैसे ही छोड़ूंगा उसमें से हवा बाहर निकलेगी और वो गुब्बारा इधर उधर उधर ट्रैवल करते हुए गिर जाएगा, तो उसका मास एयर की फॉर्म में बाहर आ रहा है, मास रिड्यूस हो रहा है और वो मोशन में भी आ गया, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, लीनियर मोमेंटम आ चुका है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बन सकता है। सो मास भी चेंज हो गया, वेलोसिटी भी, और फिर कंटिन्यूएशन में चेंज होती जा रही है, इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है इस वजह से, सो मास। इसी तरह से रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट का ऊपर उड़ना, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो जब ऊपर जाता है तो फ्यूल धीरे 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 खत्म हो रहा होता है, तो ओवरऑल जो इनिशियल वेट था, इनिशियल मास था, वो था उसकी बॉडी का मास प्लस फ्यूल का मास। लेकिन जब वो फ्यूल बर्न होता है गैसेस की फॉर्म में, बाहर इजेक्ट हो चुका होता है, तो उसका फ्यूल धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी कि ओवरऑल मास कम होता जाता है, तो मास में चेंज आ गया। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं तो फिर ये वाला सिचुएशन बन जाएगी, यू डेल्टा है, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल। ये जो हम क्रैकर चलाते हैं, रॉकेट वाला क्रैकर है ना दिवाली पे, दिस इज आल्सो द कैन बी एक्सप्लेन ऑन बेस्ड ऑन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब ये सारी चीजें कितनों को अच्छे से समझ में आ गई? आई गेस आप लोगों को लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है, बेसिक केवल ये डेफिनेशन रटने से मतलब नहीं था, लीनियर मोमेंटम का बेसिक मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए था। लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को बता सके, जिससे हमें फोर्स के इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सके। यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स के इफेक्ट को
मास और वेलोसिटी की कंबाइंड इफेक्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर पाए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं क्या? लीनियर मोमेंटम। अच्छा जल्दी से इसके कुछ ग्राफ बना लेते हैं और फिर लीनियर मोमेंटम इज डन। मैं ऑलमोस्ट हर चीज लीनियर मोमेंटम और आगे आने वाली चीजों को भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, ताकि अब जब आप आगे पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में तो आपको कुछ भी सूना सूना नजर नहीं आएगा, सब कुछ सुना सुना सा नजर आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो अब यहां पर कुछ ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ्स। ठीक है, P वर्सेस V, पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ। इफ M इज कांस्टेंट, यानी कि जो मैंने बिल्कुल ये वाली सिचुएशन ली है इसके लिए कि मास अगर कांस्टेंट है, मास में चेंज नहीं हो रहा है ना, कि ऑब्जेक्ट था बस वो चल रहा है, किस में चेंज हो रहा है? सिर्फ वेलोसिटी में। तो अगर मास कांस्टेंट हो तो जब फॉर्मूले में देखूं तो P इज इक्वल टू mv बना। अगर मास कांस्टेंट हो गया तो ये एक तरह से इस तरह का फॉर्म बन रहा है kv, और जब भी कोई कांस्टेंट होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं। आप ध्यान दें, फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और नहीं पता तो अभी याद रखें, जिनको नहीं पता अभी तक वो अभी याद रखें। कहीं पे भी ये इक्वेशन इस मतलब ये रिलेशन लिखा होता है, इसको रीड कैसे करना है? y, इस साइन को रीड करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और फिर जो लिखा हुआ है वो रीड करेंगे। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ये चीज इधर लिखी हुई है इसके बिल्कुल ठीक सामने, तो ये चीज इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होगी। इसी तरह से एक रिलेशन और होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये है इनवर्स रिलेशन। तो इसको दो तरीके से रीड करते हैं। एक तरीका तो होता है इसको ऐसे कैसे रीड करना, y और इस साइन को क्या रीड करना है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बाद जो लिखा है फिर वो एज इट इज रीड करोगे 1/x। दूसरा मेथड इसी को रीड करने का, y इज, क्योंकि ये 1/x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x को x इनवर्स। तो इसको मैं कैसे लिखता? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इनवर्स। तो इसको कैसे लिखते हैं? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब ये दो तरीके होते हैं इसको रीड करने के। y इनवर्सली बोलोगे तो फिर 1/, नहीं बोलोगे, और इस डायरेक्टली बोल रहे हो तो 1/, बोलना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ये x इंक्रीज होगा क्योंकि 1/, में चल रहा है तो y डिक्रीज होगा। नीचे वाली क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो इधर वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है। ठीक, जब भी इसका ग्राफ बनाओगे डायरेक्ट रिलेशन वाला, मतलब जो आमने सामने होंगे उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ये वाला। इस ग्राफ का नेम क्या है? स्ट्रेट लाइन, है ना। नेम ऑफ ग्राफ ये सब कुछ पहले हो चुका है। नेम ऑफ ग्राफ क्या होगा इसका नहीं पता तो अब पता चल गया, स्ट्रेट लाइन, है ना। जैसे आपका नाम कुछ है, मेरा नाम भानु है, ऐसे ही सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो इस नेम ऑफ ग्राफ को क्या बुलाते हैं हम? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी ये वाला ग्राफ बनता है, ये वाला रिलेशन होता है, तो हमेशा इसका ग्राफ होता है हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। तो इसका नेम ऑफ ग्राफ क्या बोलूंगा मैं? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला या हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, ये कुछ रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। अच्छा, जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा इक्वल्स टू का साइन लगा के कोई ना कोई कांस्टेंट और फिर उसको ऐसे लिखते हैं। यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू का साइन और एक कांस्टेंट आएगा। तो अब देखो, इसका उल्टा मैं लिखता कि इक्वल्स टू का साइन और कांस्टेंट हटा दूं तो मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगाऊंगा। तो यहां पे भी तो ये m कांस्टेंट ही है, और तो ये एक तरह से p इज इक्वल टू kv बन रहा है। तो इनको हटा दूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ये तो फॉलो कर रहा है इस वाले रिलेशन को, और इस वाले रिलेशन का ग्राफ बनता ही है। तो pv का ग्राफ बना ये, प्रोवाइडेड इफ
m कांस्टेंट। तो पीवी ग्राफ, दिस इज द पीवी ग्राफ। ठीक है, कितनों को अच्छे से समझ में आ गया? तो m कांस्टेंट, तो इस फॉर्मूले में जब बोले तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ध्यान रखें जो चीज कांस्टेंट होती है तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट को हटा दें तो ये वाला साइन आता है। ये रिलेशन किसको फॉलो कर रहा है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को। y पे हमने p लिख दिया, x पे हमने v लिख दिया, और इसका ग्राफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द ग्राफ। नेम ऑफ ग्राफ कोई पूछे कि भाई पीवी कर्व, पीवी ग्राफ क्या होता है? पीवी ग्राफ कौन सा? लीनियर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। अगर मास कांस्टेंट हो तो आप क्या बोलेंगे? इट इज ए कांस्टेंट लाइन। तो इस ग्राफ का नेम क्या है? नेम ऑफ ग्राफ सॉरी नॉट कांस्टेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट लाइन ग्राफ क्या होता है? ये वाला। ऐसे जो चीज चेंज ही ना हो, x चेंज हो जाए लेकिन y की वैल्यू चेंज ना हो। जैसे y इज इक्वल टू 2, तो मैं कुछ भी लिख दूं, x की वैल्यू 1, तो यहाँ तो x है ही नहीं, y 2 ही रहेगा। x की वैल्यू 2 तो भी y 2 ही रहेगा। x की वैल्यू 3 तो भी y 2 ही रहेगा। हाँ, ऐसा होता y इज इक्वल टू 2x, तो फिर x की वैल्यू 1 पर 2 इंटू 1 2 होता, x की वैल्यू 2 पर 2 इंटू 2 4 होता, x की वैल्यू 3 पर 2 इंटू 3 6 होता। y की वैल्यू तभी चेंज हो सकती है जब इसके पास एक x होता, यहाँ तो x है ही नहीं, तो ये तो क्या है? एक कांस्टेंट। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 लिख दूं तो x की वैल्यू 1 पर आंसर 2 ही रहता, x की वैल्यू 2 पर आंसर 2 ही रहता, x की वैल्यू 3 पर चाहे x की कुछ भी वैल्यू बोल दो, y तो चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें x है ही नहीं। तो ये होता है कांस्टेंट लाइन ग्राफ। ठीक, अच्छा सेकंड ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। इसका सेकंड ग्राफ क्या हो गया? एक हमने पीवी देख लिया। अब अगर मैं बोल दूं इफ v इज कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट हो जाए, मास चेंज हो रहा हो, तो जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको राइस वाला या वो ट्रक वाला एग्जांपल, जिसमें मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी अगर फिक्स मान रखी थी 30 मीटर पर सेकेंड, तो देन p इज इक्वल टू mv के अंदर ये चीज है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये किसके हो गया? m। तो हम pm ग्राफ बनाएंगे इसमें, तो p और m ये किसको फॉलो कर रहा है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को। x की जगह क्या लिखना है? m। x एक्सिस पे लिख दिया मास, y एक्सिस पे क्या लिख दिया? लीनियर मोमेंटम। और ये रिलेशन होता है तो ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए किसी टाइम पर किसी ने कहा सर क्या हो अगर अभी आप एक एक करके कांस्टेंट कर रहे थे, एक बार इसको कांस्टेंट कर दिया, एक बार इसको कांस्टेंट कर दिया, अगर कोई कह दे इफ P कांस्टेंट हो तो बताओ ग्राफ क्या आएगा? पहला ग्राफ पीवी ग्राफ क्या होगा? तो देखिए यार, P कहां पे लिख रहे हैं? Y पे, तो y कांस्टेंट हो गया ना। P कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? y कांस्टेंट। तभी मैंने बताया y कांस्टेंट है, तो V कुछ भी कर दो, ये लाइन ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। ठीक इसी तरह से चाहे आप m के बीच में बना लो तो भी ग्राफ ये आएगा, क्योंकि P तो कांस्टेंट माना हुआ है आपने। तो ये P कांस्टेंट पर अगर आप pm ग्राफ बना रहे हो तो m मास कुछ भी कर दो आप, अगर आपने पहले से बता रखा है कि भाई लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा, तो आप मास 1 kg को, 2 kg को, 3 kg को, 4 kg को, अगर जो पहले यहां था वो यही रहेगा, वो यही रहेगा, उसी को तो हम कांस्टेंट बोलेंगे, तो सेम ग्राफ बनेगा, है ना। लेकिन कोई कहता है अगर मैं मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाना चाहता हूं, mv ग्राफ if p is constant, तो एक पे मैंने लिख दिया m और एक पे लिख दिया v, ये बनाना है। तो अब मैंने पहले फॉर्मूले को देखा, p is equals to mv। अच्छा, जिनके बीच में ग्राफ बनाना होता है उसमें से एक क्वांटिटी आजू साइड, दूसरी साइड बाजू साइड, आजू बाजू साइड होनी चाहिए, अगल बगल, है ना। तो एक को लेफ्ट साइड लेकर के आओ, एक को राइट साइड, तो किसी एक को रोक लो, तो मास को रोक लिया मान लीजिए मैंने, तो m इज इक्वल टू ऊपर, क्योंकि मैंने m लिखा है इसलिए मैंने इधर इसको रोक लिया, तो इसको क्या लिख दिया। अब ये p तो क्या है? कांस्टेंट बोल ही रखा है, तो इक्वल्स टू, और ये पूरा हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा और ये बनेगा 1/v। ये फॉर्मेट ध्यान से देखूं तो ये तो इसको फॉलो कर रहा है,
और इसका इस वाले ग्राफ में जब x की जगह आप v लिख रहे हो और m की जगह y की जगह m लिख रहे हो, तो ग्राफ क्या था? हाइपरबोलिक। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन द ग्राफ्स। कितनों को समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, तो अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब आपको एक चीज और जो पहले से पता है, नहीं पता है तो फिर से याद रख लो। क्या कहीं पे भी ये रिलेशन है तो ग्राफ तो पता चल ही गया कि स्ट्रेट लाइन होता है। इसको फिर आप दो चीजों से कंपेयर करो तो इसको कैसे लिखते हो? इसको लिखोगे आप हमेशा y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 या y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1। ये रिलेशन यानी कि 1 अपॉन 2, तो इसके सामने x है तो 1 अपॉन 2। जो चीज डायरेक्ट रिलेशन होते हैं तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 1 तो ये भी 2 अपॉन 1। जबकि इनवर्स रिलेशन में ये उल्टा हो जाता है। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x है तो इसको मैं y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू लिखूंगा x2 अपॉन x1। 1 अपॉन 2, तो ये देखो ये y तिरछे में है तो 1 1, यहां से तिरछे 2 2, यानी कि 1 अपॉन 2 तो 2 अपॉन 1 उल्टा लिखना है, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल ही है। इसी तरह से y2 अपॉन y1 लिखना है तो फिर इसको आप x1 अपॉन x2 लिखेंगे। ये क्यों समझा रहा हूं देखें यहां पर। अगर ये पहले ग्राफ की बात करें p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो कोई दो केस दे दिए जाएं जिनके अंदर सेकंड केस में लीनियर मोमेंटम पूछा हो, आपको वेलोसिटी अलग अलग दे दी जाए, तो आप इसको कैसे लिखोगे? p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूं। एक ऑब्जेक्ट जिसका लीनियर मोमेंटम इनिशियली 30 kg मीटर पर सेकेंड है और उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v1 10 मीटर पर सेकेंड थी। कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो बताओ उसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? अब क्योंकि यहाँ पे मास के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम मास को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। मास को कांस्टेंट मानेंगे तो ये रिलेशन आएगा और इस रिलेशन से ये निकलेगा। तो इसको देखो मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा। मेरे से P2 पूछा है, P1 मुझे पता है कितना 30 है ना। एक लिख देता हूं पहले, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो P2 और P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये P1 है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम 30, V2 की वैल्यू 50 और V1 की वैल्यू 10। तो यहां से P2 कितना आ गया? 30 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 5 इंटू 30 150 और यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट निकल गया। दैट्स द एडवांटेज। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मुझे इसके लिए लिखना हो तो यहाँ ध्यान से देखो m और v में क्या रिलेशन आया है। देखें p इज इक्वल टू mv, ये कहां पे लिखा है? ये रहा, ये रिलेशन आया है। तो m और v कैसे रिलेट हो रहे हैं? इनवर्सली। तो इसको कैसे लिखूंगा? m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 या m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये रिलेशन ठीक है। अगर यहां पे रिलेशन पूछता p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो इसको क्या लिखता? p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 या p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। तो ये क्वेश्चन में जब पूछे जाता है वहां पर हमें डायरेक्ट करने में आसानी होती है। तो आई होप कि आप लोगों को लीनियर मोमेंटम और इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई क्या? ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये भी हो जाता है कि अगर y1 y2 से बड़ा है डायरेक्ट में, तो x1 भी x2 से बड़ा होगा। ये भी इसका एक पार्ट है। तो इसी तरह से p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v लिखा है, तो अगर इनिशियल लीनियर मोमेंटम मान लीजिए पहले वाले से बड़ा था तो v1 भी बड़ा होगा। और इसका उल्टा बोलूं कि अगर इनिशियल लीनियर मोमेंटम बाद वाले से छोटा है तो इनिशियल वेलोसिटी बाद वाले से छोटी होगी। ये इसको वेरीफाई भी कर दी। P1 30 था तो P2 150 आया है, तो P2 बड़ा था P1 छोटा था, तो देखो V2 बड़ा है V1 छोटा है। ये वेरीफाई हो रहा है। और इनवर्स में क्या हो जाती है चीजें उल्टी, कि अगर y1 अगर x1 इज ग्रेटर देन टू x2 तो फिर y1 इज लेस देन टू y2 होगा। इनवर्स में ही हो जाता है। ठीक है सर। सो
This is all about the basic concept and concept of linear momentum.